नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है, खाद्य विज्ञान का परिचय, स्वास्थ्य पोषण एवं पोषक तत्व, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट को डिस्कस करेंगे। मैं अम्मार आपका स्वागत करता हूं माध्यमिक आचार्य के हमारे सिलेबस के पहले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि फूड है क्या, खाद्य क्या होता है। क्या कुछ भी खाद्य हो सकता है? क्या ये इस पेन को हम खा सकते हैं? कि किसी भी चीज़ को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। हम उसी चीज़ को खा सकते हैं जो कि ईडेबल हो, जो कि खाने लायक हो। अब ईडेबल क्या होता है? ईडेबल या खाने योग्य क्या होता है? खाने योग्य वो पदार्थ होता है जिसे हम पचा सके और जिसका हम एब्जॉर्प्शन भी कर सके। तो जिसे हम पचा सके वही है खाने योग्य। ठीक है, तो हम हर चीज़ को नहीं खा सकते हैं। तो खाद्य का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो खाद्य क्या होता है? वे पदार्थ जो खाने योग्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम खाद्य कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? वे जो हमारे शरीर को पोषण दें। अब हम अगर कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है कि ब्राउन शुगर का बहुत ज़्यादा लोग सेवन कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ब्राउन शुगर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम उसे खा लेंगे तो क्या वो खाने योग्य चीज़ है? नहीं। वैसी चीज़ को खाना है जो हमें पोषण दे। ऐसी चीज़ को नहीं खाना है कि जो हमें पोषण नहीं दे। तो हम क्या समझे कि खाद्य क्या है? व्हाट इज फूड? वे पदार्थ जो खाने योग्य हो, दोज आइटम्स विच आर ईटेबल, और वे जो हमारे शरीर को पोषण दे, दोज आइटम्स विच नरिश आवर बॉडी, हमारे बॉडी को खराब ना करें। जैसे ब्राउन शुगर अगर हम ले लेंगे तो वो हमारे बॉडी को नरिश नहीं करेगा, तो वो खाद्य नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये हुआ, हमने जाना कि खाद्य क्या है। खाद्य वे पदार्थ हैं जो खाने योग्य हों, और दूसरा वे जो हमारे शरीर को पोषण दें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि खाद्य के कार्य क्या हैं। खाद्य के क्या कार्य हैं? तो खाद्य के कार्य में हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक कार्य। ठीक है, खाद्य का सामाजिक कार्य क्या हो सकता है? जरा सोचिए तो। खाद्य का क्या सामाजिक कार्य भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, ठीक है, आपने दोस्तों को बुलाया, आपने बर्थडे का पार्टी दिया, ठीक है, दूसरा शादी का पार्टी दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें लोग मिले, आपस में बातचीत किए, ठीक है, एक दूसरे से व्यवहार किए, ठीक है। तो वो फूड का वो सामाजिक कार्य हो गया, खाद्य का वो सामाजिक कार्य हो गया। तो फंक्शंस ऑफ फूड, खाद्य के कार्य में हमारा पहला क्या हो गया? सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में हमने क्या समझा कि फूड का सामाजिक कार्य क्या हो सकता है? जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब फूड का, खाद्य का सामाजिक कार्य हो गया। दूसरा जो है हम देखेंगे कि दूसरा क्या खाद्य के कार्य हैं। तो दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। ठीक है, अब कभी कभी आप लोग एग्जाम देने चाहते होंगे, ठीक है, तो चॉकलेट खा के जाते होंगे, ठीक है ना। तो चॉकलेट खाने में अच्छा लगता है, तो अंदर से भी तृप्ति मिलती है, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक एक संतुष्टि मिलती है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि कभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, माध्यमिक आचार्य की तैयारी कैसे करें, ये बात दिमाग में बार बार घूम रही है, ठीक है, तो जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा खाना खाते हैं, जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो जोमेटो और स्विगी से जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। तो हमारे खाद्य का ये दूसरा कार्य क्या है? पहला हो गया सामाजिक कार्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोगों ने कहा सोशल फंक्शन। दूसरा क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक कार्य, जिसे अंग्रेजी में हम लोगों ने कहा साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक
क्रियात्मक कार्य। ठीक है, अब हम अगर खाना क्यों खाते हैं, खाना हम लोग बेसिकली खाना हम लोग इसलिए खाते हैं कि हमारा पेट भरे। ठीक है, हमारा पेट भरेगा तो क्या होगा, हमारा पेट भरेगा तो हमारी खून बनेगी। ठीक है, हमारा बॉडी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, हमारी जितनी सारी प्रक्रियाएं, जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वो चलेंगी, और शारीरिक प्रक्रियाएं चलेंगी तो हम जितनी अच्छे से शारीरिक हमारी प्रक्रियाएं चलेंगी उतना अच्छा हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। और अगर शारीरिक प्रक्रियाएं खराब हो गई हमारी तो हम अच्छा जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तो खाद्य का हमारा जो तीसरा कार्य हुआ वो हुआ शरीर क्रियात्मक कार्य। ठीक है, ये होगा शरीर क्रियात्मक कार्य, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। चलिए, तो हमने देखा क्या देखा, खाद्य के कार्य, पहला सामाजिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य, और तीसरा शरीर क्रियात्मक कार्य। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां विजय माल्या का फोटो क्यों बना हुआ है, देख रहे हैं विजय माल्या का फोटो। विजय माल्या का फोटो क्यों बनाया गया यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टी देता था। ठीक है, और पार्टी देके अपना व्यवहार सही करता था। समझ रहे हैं, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या करता था, बहुत ज्यादा पार्टी देता था, और यही पार्टी देने के कारण ये दिवालिया हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या करता था कि खाद्य का जो सामाजिक कार्य था ना उसका बहुत इस्तेमाल करता था। ये शादी देता था, बर्थडे पार्टी करता था, अय्याशी करता था, बहुत मजा करता था। ठीक है, ज्यादा मुस्कुराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला हम देखते हैं खाद्य का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड या खाद्य का वर्गीकरण क्या है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, इसको थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं पहले। ठीक है ना, इसको हटा लेंगे, थोड़ा साफ कर लेंगे तो आपको भी मजा आएगा, है ना। पेपर देखिए बहुत छोटा और प्यारा है। ठीक है ना, तो पेपर अगर छोटा है, प्यारा है, तो हम लोग इसको अगर बहुत सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। ठीक है ना, और बाकी पेपरों जैसा हम लोग को बहुत ज़्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा और प्यारा सा पेपर है अपना। ठीक है, इसको हम अच्छे से इंटरैक्टिव वे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं खाद्य का वर्गीकरण। तो खाद्य के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक, सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। ठीक है, अब केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग या रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने तरह के खाद्य होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन्स, तीसरा है प्रोटीन्स, चौथा है डाइटरी फाइबर। ठीक है, पांचवा है फैट्स यानी कि वसा। ठीक है, और पांचवा है वाटर मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने तरह के खाद्य होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तरह के खाद्य होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट और वाटर मिनरल्स। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत, चलिए आगे। इसको थोड़ा हटा लेते हैं, मुस्कुराने का नहीं है ज्यादा। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या देखते हैं आगे, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, अब ये कौन है, ये आलोकनाथ जी हैं। अब ये आलोकनाथ जी का यहाँ क्या काम है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि शरीर में इनके कार्य के अनुसार, अब शरीर में खाद्य का जो कार्य होता है उसके अनुसार जो है, उसके अनुसार कितने तरह के खाद्य होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, क्या है बताइए, ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, सबसे पहला है ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, दूसरा है शरीर निर्माण भोजन, और तीसरा है रक्षात्मक भोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊर्जा देने वाला भोजन, यानी कि वैसा खाना जो हमें ऊर्जा दे। अब याद कीजिए, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो मम्मी बोलती है ग्लूकॉन डी पी लो बेटा, तो हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं तो तुरंत बॉडी में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है।
तो जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज आ गया आपका, ठीक है, तो वो तुरंत शक्ति दे, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, ठीक है। तो तुरंत शक्ति कौन देता है? ग्लूकॉन डी देता है। तो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, तो एनर्जी गिविंग यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन अपना ग्लूकोज है, उससे एकदम त्वरित एनर्जी आता है। एनर्जी तो सबसे आता है, वसा से भी आता है, लेकिन त्वरित एनर्जी नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि शरीर में इनके कार्य के अनुसार सबसे पहला जो है वो है ऊर्जा देने वाला भोजन, ठीक है। दूसरा कौन है? शरीर निर्माण भोजन, ठीक है। अब जैसे जिम में जाइएगा ना, तो आपको प्रोटीन खिलाता है, बोलता है कि प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों प्रोटीन खिलाता है आपको जिम में क्यों प्रोटीन खिलाता है आपको? जिम में आपको प्रोटीन इसलिए खिलाता है कि वो क्या करता है? आपके शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जिम में जाके प्रोटीन खाते हैं। तीसरा है रक्षात्मक भोजन, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा भोजन होता है जो रक्षा करता है, हमारा बीमारियों से रक्षा करता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अब जैसे शिमला मिर्च है, ठीक है, शिमला मिर्च जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। शिमला मिर्च याद कीजिए, शिमला मिर्च में होता है एंटीऑक्सीडेंट उसका बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा बीमारी रहती है वो ज़्यादा शिमला मिर्च खाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। तो वो तीसरा प्रकार का जो हमारा भोजन है वो है रक्षात्मक भोजन, ठीक है। और ये दादाजी आलोकनाथ का फोटो यहाँ क्यों लगा हुआ है बताइए? ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आलोकनाथ का फोटो ये लगा हुआ है कि दादाजी बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, जिससे हमें ऊर्जा मिले, हमारा शरीर निर्माण हो और हमारा रक्षात्मक हो, ठीक है, रक्षात्मक भोजन हो। तो पहला हम लोग स्लाइड में क्या देखे थे? विजय माल्या को। विजय माल्या जो है वो क्या करता था? वो जो हमारा खाद्य था उसका सामाजिक कार्य का बहुत इस्तेमाल करता था। और सामाजिक कार्य में क्या होता है? बर्थडे पार्टी, शादी, समझे। चलिए आगे। अब अगला है रासायनिक गुण के अनुसार। अब रासायनिक गुण के अनुसार खाद्य कितने तरह के होते हैं? ठीक है, रासायनिक गुण के अनुसार खाद्य कितने तरह के होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुण के अनुसार जो खाद्य हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसे हमें कार्बनिक भी बोलते हैं, और दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब यहां पे क्या आता है? कार्बनिक क्या होते हैं? नॉर्मली हम जो भी चीज खाते हैं, ठीक है, सब्जी रोटी, जिसमें भी कार्बन हो, ठीक है ना, जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें भी कार्बन मौजूद हो उसे हम कार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन मौजूद नहीं हो उसे अकार्बनिक कहेंगे। तो कार्बन का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि शुगर, ठीक है, चीनी जो हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। और अकार्बनिक में क्या हो गया? सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक में कोई भी कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि रासायनिक गुण धर्म के अनुसार दो तरह के फूड हुए, ठीक है, खाद्य हुए। पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक में क्या हुआ बताइए? शुगर, और अकार्बनिक में सॉल्ट। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा हटा लेते हैं ताकि आपको भी मजा आए, ठीक है। तो अपना बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, इसको हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम क्या देख रहे हैं कि मात्रा, अकॉर्डिंग टू मास, द्रव्यमान डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी, मात्रा नेसेसरी फॉर सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब द्रव्यमान के अनुसार किस मात्रा में कौन सा खाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ द्रव्यमान के अनुसार किस मात्रा में कौन सा खाना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि जो हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो हमारे बॉडी को ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो शरीर को ज्यादा चाहिए, ठीक है, जो शरीर को, ठीक है, ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो जो शरीर को ज्यादा चाहिए वो क्या होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए
ठीक है, जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो शरीर को हम ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको कहेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आएगा, विटामिन आएगा, मिनरल्स आएगा। अब ये कौन है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये कौन है, ये है रघुराम राजन, ठीक है। अब इनका फोटो क्यों लगाया गया है, इनका फोटो इसलिए लगाया गया है कि ताकि आपको याद रहे, अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान या मात्रा के अनुसार खाद्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इनका चेहरा याद आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी दो होता है, मैक्रो और माइक्रो, इसीलिए इनका फोटो लगाया गया है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेट करके याद रखिएगा, तो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे और समझ में आए और मजा आए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब उत्पत्ति के अनुसार कितने तरह के होते हैं खाद्य, जो हैं वो उत्पत्ति के अनुसार कितने तरह के होते हैं, तो एनिमल फूड सोर्स और प्लांट फूड सोर्स, ठीक है, जो जानवरों से हमें फूड मिले और जो प्लांट से फूड मिले, ठीक है। तो जानवरों से हमें कैसा फूड मिलता है, जैसे हम लोग ये चिकन मटन जो खाते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है, ठीक है, चिकन मटन सब कहाँ से मिलता है, हम लोग को जानवर से मिलता है, ठीक है। और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हम लोग को कहाँ से मिलता है, फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब हम लोग को प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो एनिमल फूड सोर्स है और एक प्लांट फूड सोर्स है उत्पत्ति के अनुसार, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, देख लिए हम लोग प्लांट से हम लोग क्या मिलता है, फ्रूट वेजिटेबल, और एनिमल से क्या मिलता है, चिकन और मटन, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, ठीक है। हम लोग के क्लास का जो बेसिक स्कीम रहेगा वो यही स्कीम रहेगा कि पहले हम लोग पढ़ेंगे एकदम समझने वाले तरीके से, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए और बातें दिमाग में चली जाए, ठीक है। जैसे भी एकदम बहुत इंटरेक्टिव वे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे ही मेरा एक टॉपिक खत्म होगा उसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि अगर आपके पास MA होम साइंस की डिग्री है और आपने B.Ed किया हुआ है तो आपकी नौकरी पक्की है, और ये मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा और प्यारा सा है, ठीक है, और इस पैटर्न पे पहले एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी टीम ने इसको पूरा एनालाइज किया है, अन्य राज्यों के एग्जामों को और उसके साथ CDPO के एग्जाम को भी एनालाइज किया है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है, खाद्य समूह क्या होता है। अगला हम देखेंगे कि खाद्य समूह क्या होता है। खाद्य समूह क्या होता है, तो आईसीएमआर एक संस्था है, ठीक है। आईसीएमआर एक संस्था है, यह है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिनल रिसर्च, ठीक है। ये एक संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिनल रिसर्च। इसने खाद्य को 5 समूहों में बांटा है, ठीक है, खाद्य को 5 समूहों में बांटा है। तो सबसे पहला जो समूह है उसमें क्या है, तो सीरियल है और उसके प्रोडक्ट है। तो सीरियल्स किसको बोलते हैं, अनाज को बोलते हैं, अनाज को हम लोग बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है, अनाज को हम लोग बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है। तो अनाज और उसके प्रोडक्ट, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, पल्सेस किसको बोलते हैं, दाल को बोलते हैं। तीसरा है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, ठीक है, तो जानवरों से जो हमें जो मिलता है मिल्क, दूध, और मीट यानी कि उनका मांस, तो तीसरा है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। चौथा क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फल और सब्जियां जो हमें मिलती हैं उसको हम लोगों ने चौथे कैटेगरी में रखा। और पांचवा है फैट एंड शुगर्स, यानी कि वसा और शुगर, ठीक है। तो आईसीएमआर एक संस्था है
उसने खाद्य को 5 समूहों में बांटा है। पहला समूह क्या है? सीरियल्स है, अनाज है। दूसरा पल्सेस है, दाल है। तीसरा है जो जानवरों से मिले मिल्क एंड मीट। चौथा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और पांचवा है फैट्स एंड शुगर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। तो हम लोग काफी इंटरैक्टिव वे में समझ रहे हैं, समझते समझते चलेंगे चीजों को। ठीक है, और इस तरह से हम लोग बात करेंगे ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और याद रहें, सिर्फ पढ़ा के निकलने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? खाद्य विनिमय, फूड एक्सचेंज। अब ये खाद्य विनिमय क्या होता है? खाद्य विनिमय क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिस्थापन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फूड आइटम विद अदर विद इन अ ग्रुप सच अ वे दैट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्रोवाइडेड बाय देम आर सेम। अब इसको समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फूड आइटम को दूसरे फूड आइटम से प्रतिस्थापित कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन फिर भी उसका न्यूट्रिएंट कम नहीं होना चाहिए, उसका पोषक तत्व कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम कुछ खा रहे थे, कल कुछ और खाएंगे, लेकिन पोषक तत्व वही रहेगा। अब जैसे यहां देखिए, हम मिल्क खाएं या चीज खाएं, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कहीं कहीं पे मिल्क जो है, दूध जो है, ठीक है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाने वाला चीज है, लेकिन चीज जो है वो इतना जल्दी खराब नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जो गर्म देश हैं वहाँ चीज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि अगर दूध को रखेंगे 3-4 दिन तक तो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हम दूध खाएं या तो हम चीज़ खाएं। ठीक है, तो दोनों का जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो सेम है। समझ रहे हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम मिल्क खाएं या चीज़ खाएं बराबर है। इसीलिए जब हम एक चीज़ को, एक फूड आइटम को प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे फूड आइटम से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खाद्य विनिमय और फूड एक्सचेंज। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि खाद्य विनिमय क्या होता है, तो हम यही लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो इसी को चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा खाद्य समूहों का पिरामिड। खाद्य समूहों का पिरामिड, पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप्स। तो खाद्य समूहों का पिरामिड क्या होता है? ठीक है, तो ये रूपरेखा है, फ्रेमवर्क है फॉर द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ फूड दैट कैन बी ईटन इन कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड अ हेल्दी डाइट। ठीक है, अब ये ऐसी रूपरेखा है कि 2-3 खानों को हम कैसे खाएं कि हमें एक हेल्दी डाइट मिले। ठीक है, अब जैसे उस दिन आपको बताए थे कि हम लोग खाली चावल ही खाए जा रहे हैं। ठीक है, चावल खा रहे हैं, थोड़ा सा सब्जी ले रहे हैं और चावल खा के पेट बड़ा कर ले रहे हैं। यही हो रहा है हमारे झारखंड में। क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हैं और पेट बड़ा हो जा रहा है। तो वो नहीं करना है, हम लोग को एक फूड पिरामिड बनाना है। ठीक है, हम लोग इस तरह से एक फूड पिरामिड बनाएंगे। ठीक है ना, और उसमें रखेंगे कि क्या क्या खाना है हम लोग को, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लंच लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिनर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फूड पिरामिड जो हम बनाए, ठीक है, एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या खा लिए, तो ब्रेकफास्ट में हम लोग एग खा लिए या मिल्क खा लिए। ठीक है, और उसके साथ ब्रेड खा लिए या रोटी खा लिए। ठीक है, ब्रेड या रोटी खा लिए, समझ रहे हैं, उसके साथ ब्रेड या रोटी खा लिए, तो एक समूह में खाए। अब खाली हम रोटी ही रोटी खा लेते हैं तो वो एक सही खाने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक फूड पिरामिड बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे इन लोग को देखिए, मछलियां हैं, यहाँ मछलियां क्या कर रही हैं, मछलियां भी एक पिरामिडिकल तरीके में रह रही हैं और चीज़ों को खा रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम फूड पिरामिड बनाएं, एक ढांचा बनाएं कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे। तो लंच में हम चावल तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ राजमा भी खा लेंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा प्रोटीन भी आ जाएगा।
फिर हम लोग डिनर में क्या करेंगे, डिनर में हम रोटी के साथ दाल खा लेंगे, ठीक है, रोटी के साथ दाल खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और दाल से प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस खाद्य समूह इसी की बात करता है कि एक रूपरेखा बनाइए, एक फ्रेमवर्क बनाइए। अब हम लोग जो घर में जो मेनू बनाते हैं उससे आप समझ सकते हैं, या मेस में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो मेनू बनता है वो भी एक तरह का फूड पिरामिड है, ठीक है। एक ढांचा है कि फूड को किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए कि हमें जो जितने जरूरी तत्व हैं, जितने जरूरी पोषक तत्व हैं वो हमें मिले, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे चलते हैं। तो फूड पिरामिड हम समझ लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा अब अगला स्लाइड है, ये बात करता है संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ हमको बहुत पसंद है, अब चाउमीन हमको जैसे बहुत पसंद है, या बर्गर बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है। अब चाउमीन ही खाए जा रहे हैं, बर्गर ही खाए जा रहे हैं, समोसा ही खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक संतुलित आहार है? नहीं, ये संतुलित आहार नहीं है। कभी आगे चल के आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए संतुलित आहार हमें खाना चाहिए। अब संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित ये आहार ये होता है कि एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त अमाउंट में नेसेसरी न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए, ठीक है, जो हमारे हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है, जो हमारे हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे वैसा खाना हमें चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमें हर न्यूट्रिएंट, हर पोषक तत्व मिल जाए जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे। समझ रहे हैं? वो होता है संतुलित आहार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा राजमा खा ले रहे हैं, थोड़ा सा दाल खा ले रहे हैं, थोड़ा सा चना खा ले रहे हैं, काबुली चना, ठीक है। इस तरह से एक संतुलित वे में हम लोग खा रहे हैं, एक ही चीज को नहीं खा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है कि वैसा खाना जिसमें हर पोषक तत्व आपको मिल जाए, एक ही चीज को नहीं खाना है, जो आपके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे, ठीक है। अब इधर के लोगों का आप देखिएगा कि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बहुत जगह आप देखिएगा कि लोगों का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? हम लोग पढ़े थे कि सोडियम की कमी, अगर अच्छा नमक नहीं खाए, ठीक है, ऐसे ही बाजारू नमक वमक खा लिए, ठीक है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, अच्छा से प्रोटीन नहीं मिला तो बीमारियां होती हैं बहुत सारी, कवाशियोर मेरास्मस, जिसको हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए संतुलित आहार का कंसेप्ट आया कि नहीं, खाना जब भी खाएंगे तो संतुलित खाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है, सबसे पहला जो हमारा पोषक तत्व है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट वैसा पोषक तत्व है जो बॉडी को एनर्जी दे, त्वरित एनर्जी जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। रोटी और चावल खाने का इतना प्रचलन क्यों हुआ? रोटी और चावल खाने का इतना प्रचलन इसलिए हुआ क्योंकि त्वरित एनर्जी चाहिए। जैसे हम लोग को क्या चाहिए? त्वरित रिजल्ट चाहिए। नोटिफिकेशन आया है तो अभी हम तैयारी शुरू करेंगे, समझ रहे हैं? हंसने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी आया है तो क्या करेंगे हम लोग? तुरंत तैयारी शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन नहीं है तो क्या है? सब आराम से सो रहा है, ठीक है। तो फैट वही है, फैट समझिए कि नोटिफिकेशन से पहले वाला पढ़ाई है। फैट के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई फैट खाना नहीं चाहता है, सबको त्वरित एनर्जी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? त्वरित एनर्जी देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व है? जो त्वरित एनर्जी देता है, ठीक है। और ग्लूकोज या ब्लड शुगर कैसे प्रोड्यूस होता है? इसको परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है और ग्लूकोज बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज से हमको त्वरित एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे फैट तुरंत ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। फैट पहले कार्बोहाइड्रेट बनेगा फिर वो ग्लूकोज में बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मोटा आदमी होता है उसके अंदर देखिएगा उतना एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पतला आदमी के अंदर ज़्यादा एनर्जी रहता है, क्योंकि वो तुरंत खाता है, तुरंत पचाता है और उस एनर्जी को निकाल देता है। इसीलिए ग्लूकोज जो है वो तुरंत बन जाता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से,
कार्बोहाइड्रेट हम खाए, रोटी खाए, चावल खाए, तुरंत टूटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और तुरंत एनर्जी मिला, हम लोग सुबह सुबह अपने काम पे निकल गए। ठीक है, चलिए आगे। ये कार्बोहाइड्रेट है, अब इसको देख पा रहे हैं, ये क्या है बताइए, ये धान की बालियां हैं। ठीक है, तो धान से हम लोग निकालेंगे इसको और फिर रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, खाएंगे और खाने के बाद तुरंत उससे हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मेरा, और इसका कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं कि स्रोत क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है इस कार्बोहाइड्रेट के। तो सबसे पहले क्या है, अनाज, जो हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो सबसे पहला स्रोत है इसका कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा स्रोत क्या है, पोटैटो है, पोटैटो यानी कि आलू। ठीक है, आलू से भी हम लोग को त्वरित मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीसरा है कॉर्न यानी कि भुट्टा है। चौथा है फलियां, ठीक है, बीन्स। तो ये जो प्रमुख स्रोत, ये 4 प्रमुख स्रोत हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ कार्य देख लेते हैं हम लोग, फंक्शंस, कुछ कार्य देख लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य देखते हैं हम लोग पहले, क्या कार्य है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि डिलीवर एनर्जी, एनर्जी देता है। दूसरा है फैट, फैट मेटाबॉलिज्म, चयापचय। ठीक है, अब इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट कैसे करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है चयापचय। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, अपचय और उपचय। ठीक है, 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, अपचय और उपचय। अपचय का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तोड़ना। ठीक है, जैसे खाना खाते हैं तो वो टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचय। ठीक है, टूटने को हम लोग बोलेंगे अपचय। ठीक है, और उपचय किसको बोलेंगे, सिंथेसिस को। कोई चीज जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, कोई भी चीज जब सिंथेसिस होता है, कोई भी चीज जब बनता है, ठीक है, बनना। ठीक है, बनने को हम लोग क्या कहते हैं, बनने को हम लोग कहते हैं, बनने को हम लोग कहते हैं उपचय। ठीक है ना, तो कोई भी चीज जब सिंथेसिस होगा, बनेगा, तो उसको उपचय बोलेंगे, और जब टूटेगा तो उसको बोलेंगे अपचय। अंग्रेजी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, चयापचय। तो चयापचय में 2 चीज आएगी, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म, यानी कि अपचय और उपचय। ठीक है, तो फैट को बेसिकली पचाने में, अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझें, तो फैट को पचाने में इसका कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं फैट मेटाबॉलिज्म या फैट चयापचय। ठीक है, फिर इसका चौथा फंक्शन क्या है, चौथा काम, इसका कार्य जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। अब आप देखिएगा कि क्या होता है कि कोई बहुत गरीब आदमी है जिसको बहुत दिन से खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिला है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसके बॉडी से फैट खत्म हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट मिल नहीं रहा है उसको खाने के लिए, तो अब क्या करेगा, वो अपना प्रोटीन यानी कि जो अपना मांस है, उसका मांस गलना शुरू होगा। ठीक है, तो वही ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, तो अब वो प्रोटीन को अपने मांस को तोड़ के एनर्जी लाएगा। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। तो हमने पहले कार्बोहाइड्रेट के सोर्स देखे, स्रोत देखे, अनाज है, आलू है, भुट्टा है और फलियां है। और इसका कार्य क्या है, एनर्जी देता है, फैट का चयापचय करता है, ठीक है, और प्रोटीन को तोड़ता है। ये इसके जो मुख्य कार्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बीमारी क्या है,
हाइपोग्लाइसेमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प ग्लूकोज रक्तता। ठीक है, अल्प ग्लूकोज रक्तता जिसको हम लोग बोलते हैं, लो ब्लड शुगर लेवल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर खाना नहीं खिलाएंगे बहुत ज़्यादा देर तक, ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं गया तो आपका क्या होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। कभी फास्टिंग जो करते होंगे, नवरात्र का व्रत या रमज़ान का व्रत जो रखते होंगे, उनको पता होगा ये बात कि क्या होता है लो ब्लड शुगर लीवर, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि अल्प ग्लूकोज रक्तता क्या होती है, उनको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बीमारी क्या हुई, अल्प ग्लूकोज रक्तता यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो ब्लड शुगर लेवल, अगर हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो। दूसरा क्या है, कीटोसिस। अब कीटोसिस क्या होता है, तो हमने आपको बताया, और आजकल कीटो डाइट का भी बहुत चलन चला हुआ है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी जो है वो फैट को तोड़ने लगेगा। ठीक है, तो फैट को जब तोड़ने लगेगा तो वो एक ऐसी, और अगर बहुत ज़्यादा दिन तक आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आप कीटो डाइट में चले जाएंगे और आपका बॉडी कीटोसिस होने लगेगा। कीटोसिस वो अवस्था होती है जिस अवस्था में बॉडी कार्बोहाइड्रेट का ना इस्तेमाल करके सीधा फैट का इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, तो जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो कीटोसिस बहुत अच्छी चीज़ है, और मतलब लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक नुकसानदायक चीज़ भी है। ठीक है, नुकसानदायक चीज़ इस तरह से है कि बॉडी को अब जो है वो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने का आदत ही खत्म हो गया। अब फैट, वो पहले फैट बनाएगा और फिर उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगेगा कि वजन घट रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, दूसरा टायर्डनेस, हमेशा थका थका लगेगा, कम खाइएगा तो एकदम थका थका लगेगा हमेशा। ठीक है, एनर्जी नहीं आएगा, तो तीसरा होता है टायर्डनेस। चौथा क्या है, डिक्रीज्ड एनर्जी। ठीक है, बहुत कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, बातचीत करने की मन नहीं करेगा, बोले क्या बकवास कर रहा है यार। ठीक है, एकदम मूड खराब लगेगा हमेशा, समझे, तो एकदम डिक्रीज लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम तुरंत आपको ग्लूकॉन डी देंगे, ग्लूकॉन डी पीजिए, कार्बोहाइड्रेट खाइए। ठीक है, अब क्लास अभी हम लोग का लंबा थोड़ा खींच रहा है तो आपको भी अभी सुस्ती लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज आपका इस्तेमाल हो गया उतना देर क्लास सुनने में, तो उतना देर जब इस्तेमाल हो गया तो आपको अब नया कार्बोहाइड्रेट का चाहिए। ठीक है, तो कुछ नया कार्बोहाइड्रेट हल्का फुल्का ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वेट लॉस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम खाइएगा। ठीक है, सब बोलता ही है कि भाई वजन घटाना है तो सीधा सा काम है कि खाना कम करो। तो खाना कम करोगे तो क्या होगा, हम लोग जनरली क्या खाते हैं, रोटी और चावल ही ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो रोटी चावल अगर कम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। अगला क्या है, लो सोडियम लेवल। ठीक है, अब सोडियम लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सोडियम का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं रहा, ठीक है, तो सोडियम सीधा आपका बॉडी से निकल जाएगा बाहर टॉयलेट के जरिए, समझे। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोडियम को पकड़ के रखता है, इसीलिए लो सोडियम लेवल भी हो जाएगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां पहला देखें, अल्प ग्लूकोज रक्तता, लो ब्लड शुगर लेवल। दूसरा कीटोसिस, यानी कि बॉडी जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगेगा, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने लगेगा। ठीक है, सॉरी, फैट का इस्तेमाल करने लगेगा ग्लूकोज की जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस अवस्था को कीटोसिस बोलेंगे। तीसरा क्या है, टायर्डनेस, एकदम थका थका लगेगा। चौथा डिक्रीज्ड एनर्जी। चौथा वेट लॉस है, पांचवा। और छठा क्या है, सोडियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और सोडियम में दोस्ती है। ठीक है, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है सोडियम का लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी में। नहीं रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, फ्लश हो जाएगा आपका, निकल जाएगा टॉयलेट के जरिए से पूरा सोडियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा फैट्स, यानी कि वसा। अब तो इसमें ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका फोटो क्यों बना हुआ है ये आंटी का, इसके ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही फैट खाई है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया है, देखिए यहाँ से पूरा नीचे हो गया है, गलफड़ा निकल गया है, देख रहे हैं इसका। तो फैट खाने से यही होता है। तो फैट क्या है, केंद्रित सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी का एक केंद्रित सोर्स है, कंसंट्रेटेड सोर्स है फैट, यानी कि वसा। और ये एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। ठीक है, और दो तरह का फैट होता है। ठीक है, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट यानी कि बैड फैट, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट यानी कि गुड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट या बैड फैट क्या होता है, आप लोग डालडा सुने हैं,
बचपन में जो थोड़ा ज़्यादा उम्र के होंगे उन लोग डालडा हम लोग खाते थे, अब तो खैर डालडा खत्म हो गया। तो पूड़ी उड़ी छानने के लिए क्या होता था कि डालडा का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो डालडा एक सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट वो चीज़ होता है जो चीज़ जम जाता है, ठीक है। अब घी जो है, घी भी सेमी सैचुरेटेड है, फुल सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ जम जाए, वैसी वसा जो जम जाए, ठीक है, जैसे डालडा होता था तो, या फिर चर्बी होता है, जानवरों का जो चर्बी होता है उसको बाहर निकालिएगा देखिए वो जम जाएगा, ठीक है। तो वैसी वसा, ठीक है, जो जम जाए उसको हम लोग सैचुरेटेड फैट बोलते हैं या कि बैड फैट बोलते हैं। वो खराब फैट होता है, वैसा फैट खाना बॉडी के लिए हानिकारक है। दूसरा क्या होता है मेरे लिए, अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि असंतृप्त वसा। तो वैसा फैट जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, उसको हम लोग असंतृप्त वसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो जमता नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी खाते हैं ना रिफाइन उफाइन खाते हैं, तो उतना डालडा के उतना नुकसान नहीं करता, नुकसान तो करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको भी खा लीजिएगा तो नुकसान करेगा। लेकिन जो डालडा जितना सैचुरेटेड फैट करता था नुकसान, उतना नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा कम नुकसान करेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब इनको देखिए, बहुत ज़्यादा फैट खाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसा फैट खाई होगी, सैचुरेटेड फैट खाई होगी, ठीक है, पूरा इसका गलफड़ा निकल गया है, ठीक है। ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या हो रहा है, इसका गलफड़ा निकल गया है, सैचुरेटेड फैट खाई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग इसको देखेंगे, स्रोत क्या है इसके, ये जो फैट है इसके स्रोत क्या है भाई, थोड़ा देखें हम लोग। तो सबसे पहले बादाम, आलमंड्स, ठीक है। दूसरा घी, तीसरा रेड मीट यानी कि मटन, चौथा है फिश, मछली, पांचवा चीज़ है, छठा बटर है, और सातवां क्या है, वॉलनट्स यानी कि अखरोट। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फैट यानी कि वसा मिलता है। अब इसका काम क्या है, क्या फैट हमेशा नुकसानदायक ही होता है क्या, फैट का कोई सही काम नहीं हो सकता है, फैट हमेशा क्या नुकसानदायक होता है, नहीं, फैट का सही काम भी है बहुत सारा। अब क्या है सही काम, जरा देखते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन का परिवहन। तो विटामिन को अगर मूव कराना है, विटामिन का परिवहन कराना है, तो हमको क्या चाहिए होगा, फैट का इस्तेमाल होगा उसमें, ठीक है ना। तो विटामिन के परिवहन के लिए हमारा फैट का इस्तेमाल होता है। दूसरा कि रोधक की तरह ये काम करता है, बाय प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। अब हमारा जितना भी ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, सब के आगे एक फैट कवरिंग लगा हुआ है, समझ रहे हैं। और ये फैट क्या है, उन सब जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन को डैमेज होने से फैट बचाता है, ठीक है। अगर फैट को हटा देंगे तो कोई भी ऑर्गन हमारा आसानी से डैमेज होगा, कहीं भी टक्कर हुआ हम लोग का और हम लोग का कोई भी ऑर्गन आसानी से डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो दूसरा है वो रोधक की तरह काम करता है ये फैट, ठीक है ना। चलिए आगे। अब अगला हम लोग देखेंगे वसा की कमी से होने वाली बीमारियां। अब वसा की कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बीमारी होता नहीं है, ठीक है, बस स्किन और नर्वस कुछ कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन स्किन और नर्वस डिसऑर्डर कुछ कुछ होता है जो कि वसा की बहुत कमी से होता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वसा की कमी से क्या होता है, और बाकी जो पोषक तत्व है उनकी कमी से क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रोटीन, अगला है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन निर्माण खंड है हमारे बॉडी का। आप जो मसल देख रहे हैं ये किससे बना है, ये सब प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी का जो निर्माण खंड जो है वो क्या है, यही है प्रोटीन। हमारे बॉडी का निर्माण खंड है ये प्रोटीन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, चयापचय होता है और हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो चयापचय आपको यही बताए थे, क्या बताए थे, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में दो चीज होता था, उपचय और अपचय, ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि एक तोड़ना और एक सिंथेसिस करना, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के जो प्रमुख कार्य हैं
यानी कि तोड़ने वाले कार्य और बनाने वाले कार्य दोनों में हेल्प करता है। चयापचय का मतलब ही यही होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन यानी कि तोड़ना और सिंथेसिस यानी कि बनाना। तो जितना भी कुछ बनाना हुआ, जैसे आरबीसी बनाना हुआ, डब्ल्यूबीसी बनाना हुआ, उसमें प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। ये तो बनाने वाले कार्य और तोड़ने वाले कार्य, ठीक है। बॉडी में जैसे कि आपका खाना खा लिए, ठीक है, खाना से एनर्जी लेना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर डीएनए का क्या कोडिंग होगा, ठीक है, तो उसमें किस तरह से आपको तोड़ना है उस खाने को, जितना तरह का कोडिंग है वो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, यानी कि चयापचय में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, और ताकत भी देता है हमारे बॉडी को, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। ये क्या करता है, विनियमित करता है हमारे बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। अब विनियमित करना क्या होता है? विनियमित करना मतलब होता है रेगुलेट करना, ठीक है। अब हमारा बॉडी सेल कैसा काम करेगा, हमारा टिश्यू कैसे काम करेगा और हमारा ऑर्गन कैसे काम करेगा, ये सब डीएनए के जरिए होता है। और डीएनए का जो एक्सप्रेशन होता है, डीएनए अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है वो प्रोटीन के जरिए ही करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करके, प्रोटीन बना के, ठीक है। तो जो विनियमित करने का काम है बॉडी सेल्स और टिश्यू को, ये भी प्रोटीन करता है। और प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन जो है हमारा ये बना होता है अमीनो एसिड्स का, जिसको हम लोग अगला जो यूनिट है उसमें एक एक जो पोषक तत्व हैं उसको और गहराई से पढ़ेंगे, उसका बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, रासायनिक तो उसका कैसे कंपोजिशन होता है वो पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग अगला में। यहाँ पे हम लोग खाली फूड एज ए फूड सोर्स की तरह प्रोटीन को देख रहे हैं, इसलिए ठीक है, हम लोग बहुत अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं प्रोटीन का, वो हम लोग अगले यूनिट में जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब प्रोटीन का सोर्स क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अब थोड़ा प्रोटीन का सोर्स में हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे पहला सोर्स इसका भी वही बादाम, बादाम खाइए, अंडा, चिकन, मछली, बीन, सोया, ठीक है। इसका काम क्या क्या है, ठीक है, तो एंजाइम बनाने में इसका काम आता है, ठीक है। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ऐसा चीज होता है, ठीक है, जो खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन उसको बढ़ा देता है, समझ रहे हैं। जैसे घर में औरत लोग कैसे होती है, इधर का बात उधर लगा दी, उधर का बात उधर लगा दी, दोनों आदमी लड़ गया ना, वही होता है एंजाइम, समझ रहे हैं। तो वो खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन दोनों को एक कैटलिस्ट होता है वो, ठीक है ना, दोनों को का जो रिएक्शन होगा उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो एंजाइम बनाने में काम आता है इसका। फिर हार्मोन्स, हम लोग के बॉडी में जितना हार्मोन्स होता है, ठीक है, अब इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, किसी को भी देख के हार्मोन जगता है, लेकिन हमारे बॉडी में जितना हार्मोनल एक्टिविटी होता है, हमारे पास कौन कौन सा हार्मोन है बताइए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, थायराइड, ठीक है, जितना भी हमारा हार्मोन होता है सब किससे बनता है? प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। डीएनए जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि अणु जो है हमारा, ठीक है, वो भी प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और अदर चयापचय एक्टिविटी, कोई भी ब्रेकडाउन या कोई भी तोड़ने का काम या फिर बनाने का काम जो बॉडी में हो रहा है, यानी कि चयापचय, वो भी प्रोटीन की मदद से होता है। चौथा है कि हमारा जो बाल दिख रहा है, बाल, नेल्स, सब किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विटामिन। अब ये विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है ऐसा कार्बनिक यौगिक है, विटामिन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हेल्प करता है जैविक कार्य में, ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के जैविक कार्य में, यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन में, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जिस समय वो वाला प्रोटीन डेवलप हो रहा था उस समय हम लोग विटामिन ए नहीं खा पाए, ठीक है। विटामिन सी के समय की कमी से हम लोग क्या सुनते हैं कि हड्डियां जो हमारी वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो जब हड्डी बनने का जब जैविक कार्य हो रहा था उस समय हमको विटामिन नहीं मिल सका। तो हड्डी बनने के समय, उस जैविक कार्य के समय अगर हमको विटामिन सी मिल गया होता तो हमारी हड्डियां सही से बनती, ठीक है। तो विटामिन ये होता है। अब दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। अब कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा जो है वो धो के मत खाया करो,
जितना भी फ्रूट है उसको ज़्यादा धो के नहीं खाना पाए। क्यों नहीं बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे जो विटामिन होते हैं वो पानी में, जैसे विटामिन सी और डी जो है वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, संतरा का छिलका जो है, संतरा को निकालिए, ठीक है, संतरा छिलका फाड़िए, संतरा निकालिए और संतरा को धो के खा लीजिए। उसका विटामिन सी पूरा पानी में घुल जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा आपको संतरा खाने का, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील, और एक होता है फैट सॉल्यूबल, जैसे ADEK। तो वैसा वसा जो घुलनशील हो, वसा में कौन कौन सा है? अडीक, याद रखिएगा, अडीक, ADEK, अडीक याद रखिएगा, ADEK। और बाकी जो दो बच गया वो पानी में घुलनशील है, विटामिन सी और विटामिन बी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है कि विटामिन के स्रोत क्या हैं। अगला हम पढ़ेंगे विटामिन के स्रोत। विटामिन के स्रोत क्या है? तो सबसे पहले मिल्क, दूध है, दूसरा चीज़ है, तीसरा एग, अंडा है, चौथा लीवर है, लीवर यानी कि जानवरों का लीवर, ठीक है, जिसको कलेजी भी बोलते हैं, ठीक है। चौथा है रेड मीट यानी कि मीट, मटन। पांचवा कौन सा है? फिश ऑयल, मछली का तेल। और छठा क्या है? फ्रूट और वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को विटामिन मिलता है, ठीक है। अब विटामिन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन के बाद हम लोग अगला देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है विटामिन का, विटामिन के कार्य क्या है, ठीक है। विटामिन के कार्य क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर, उचित दृष्टि बनाने में विटामिन हेल्प करता है। पहले ही हम बताया था कि विटामिन ए से कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? पहले जो हम आपको बताए थे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, ग्रोथ में हमारे हेल्प करता है, ठीक है। चौथा है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे हेल्प करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम। आप लोग सुने होंगे विटामिन सी, विटामिन सी को रोज खाना चाहिए क्योंकि उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो विटामिन सी को हम लोग को रोज खाना चाहिए। तो प्रतिरक्षा तंत्र में भी विटामिन हमारा हेल्प करता है। अगला क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स। हमारे बॉडी का जितना भी नर्व सेल्स है उसमें भी हम लोग को विटामिन हेल्प करता है, ठीक है। अगला है संश्लेषण ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? आरबीसी ब्लड में पाया, दोनों ही ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखना, तो और हीमोग्लोबिन को अगर पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? उससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सही रहेगा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है बीमारियों से लड़ना, ठीक है। इसका काम है बीमारियों से लड़ना, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी में मान लीजिए कुछ आ गया, वायरस आ गया, ठीक है ना, तो उस वायरस से कौन लड़ेगा? उस वायरस से यही डब्ल्यूबीसी लड़ेगा, उसको जाके पकड़ लेगा, दबोच लेगा वायरस को, ठीक है ना। तो यही काम है डब्ल्यूबीसी का। तो इसमें भी हेल्प करता है। कौन करता है? विटामिन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो है कैल्शियम, ठीक है। अगला जो हमारा पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। इसको अब हम कैल्शियम के बारे में देखेंगे, कैल्शियम क्या होता है। तो कैल्शियम के स्रोत क्या है? फिर वही दूध, दही, चीज़, अंडा का बीच वाला जो योल्क होता है, ठीक है, पिलाई जिसको बोलते हैं, वो है, ब्रोकोली, ऑरेंजेस और ड्राइड फिश, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? बोन फॉर्मेशन, हड्डी गठन, जिसको हम लोग बोन मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। हड्डी गठन में, हड्डी जब बनती है हमारी तो उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम नहीं हो बॉडी में तो हमारी हड्डी सही से नहीं बन पाएगी, ठीक है। हड्डी हमेशा कमज़ोर रहेगी, हड्डी में दर्द रहेगा। इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं उसको देखिएगा कि आप उसमें क्या करेगा कि हड्डी को, जो बूढ़े होंगे उनको कैल्शियम का अलग से गोली दिया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला देखिए
तंत्रिका चलन, ठीक है, तंत्रिका चालन यानी कि नर्व कंडक्शन। अब नर्व कंडक्शन क्या होता है? नर्व कंडक्शन ये होता है कि मान लीजिए आप यहाँ से कोई सिग्नल भेजे अपने हाथ हुए कि हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ उठाओ, हम अपने अभी सिग्नल भेज रहे हैं, देखिए हाथ उठाओ जी, तो हाथ उठा दिया। अब ये जो तंत्रिका मेरे हम जो सिग्नल यहाँ से भेजे, ठीक है, और मेरे पास अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये सिग्नल भी स्लो हो जाएगा, हाथ उठाओ, समझ रहे हैं, ऐसे बहुत स्लो सिग्नल जाएगा। तो नर्व जो कंडक्शन यानी कि तंत्रिका चालन में भी इसका हेल्प होता है, ठीक है। अगला है मांसपेशी में संकुचन, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी मस्कुलर मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जो हम कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर जिसके अंदर कैल्शियम का कमी होगा उतना आसान से नहीं कर पाएगा, उसको हाथे उठाने का मन नहीं करेगा, पैरे उठाने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, यानी कि मांसपेशी में जो संकुचन हो रहा है, इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो कैल्शियम के हम लोग कितना कार्य देखे, हड्डी गठन, दूसरा तंत्रिका चालन और तीसरा मांसपेशी में संकुचन, ये तीनों कैल्शियम के काम हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं चिकित्सकीय आहार क्या होता है। चिकित्सकीय आहार क्या होता है? अगला हम लोग देख रहे हैं कि चिकित्सकीय आहार क्या होता है। चिकित्सकीय आहार जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक डाइट, ये क्या होता है? तो चिकित्सकीय आहार उसको कहते हैं कि रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिए जाने वाले विशेष आहार को हम लोग कहते हैं चिकित्सकीय आहार, ठीक है। आपके घर में कभी कोई अगर बीमार हुआ होगा तो उसको हम लोग जाके पिज्ज़ा बर्गर नहीं खिलाते हैं, ठीक है। किसी का पेट खराब हो गया तो हम लोग उसको जाके एकदम पिज़्ज़ा बर्गर बिरयानी नहीं खिलाते हैं, उसको क्या देते हैं, ORS देते हैं कि ORS पियो, ORS दिन भर पीते रहो, ठीक है। हल्का फुल्का खिचड़ी उचड़ी खिला देते हैं, दलिया खिला देते हैं, तो वही होता है चिकित्सकीय आहार, ठीक है ना। कि बीमार व्यक्ति को जो आहार दिया जाता है उसको हम लोग चिकित्सकीय आहार कहते हैं या फिर थेरेप्यूटिक डाइट कहते हैं, ठीक है। तो वो आहार, वैसे आहार ORS देने से क्या होता है, वो डायरिया से जल्दी उबर पाता है, तो बीमारियों से उबरने में वो सहायता करता है। जो चिकित्सकीय आहार होता है वो बीमारी से उबरने में हमको क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अगला है सामान्य आहार में संशोधन, ठीक है। तो और हमको क्या तो हम लोग नॉर्मल डाइट तो ले नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सामान्य आहार में हम लोग कुछ संशोधन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, बड़ा को तो दलिया खिलाना आसान है, खिचड़ी भी खिलाना आसान है, और बच्चा को कैसे खिलाइएगा, बच्चा नहीं खाएगा। तो हम मम्मी क्या करती थी कि पराठा कोई बोलती थी बेटा पिज़्ज़ा है, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ लगा देती थी, ठीक है। तो वही जो नॉर्मल आहार में भी कुछ संशोधन करके उसको चिकित्सकीय आहार बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं। दलिया को भी और टेस्टी, थोड़ा घी डाल के थोड़ा टेस्टी बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सामान्य आहार में अगर कुछ संशोधन करके उसको चिकित्सकीय आहार बना सकते हैं, जो कि हमें बीमारी में उबरने में सहायता करता है, और रोग से पीड़ित व्यक्ति को ये दिए जाता है चिकित्सकीय आहार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है किस तरह का संशोधन हम लोग को करना चाहिए। जो चिकित्सकीय आहार है उसमें कैसा संशोधन होना चाहिए, चिकित्सकीय आहार में किस प्रकार का संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले आहार की स्थिरता में संशोधन होना चाहिए, आहार की स्थिरता में संशोधन होना चाहिए। दूसरा है पोषक तत्व सामग्री में संशोधन होना चाहिए, और तीसरा है भोजन के अंतराल और आवृत्ति में, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है आहार की स्थिरता। जो संशोधन हम लोग करेंगे, चिकित्सकीय आहार जो बनाएंगे, उसमें किस प्रकार संशोधन करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है आहार की स्थिरता, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रकार को अपने देखते हैं, आहार की स्थिरता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि फूड के थिकनेस को चेंज कर देते हैं। चावल की जगह हम लोग खिचड़ी खाते हैं, थोड़ा पतला होता है खिचड़ी, और चावल क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ड्राई होता है। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसको दो कंसिस्टेंसी में हम दे सकते हैं, या तो लिक्विड में दें या तो सेमी सॉलिड में दें, ठीक है। तो या तो एकदम ही पतला कर दें, ठीक है, या तो थोड़ा खिचड़ी वाला फॉर्म में रखें, ना पूरा लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है। तो खिचड़ी कैसा है, एक सेमी सॉलिड जैसा चीज़ है, ठीक है। खिचड़ी कैसा चीज़ है जी, खिचड़ी
एक सेमी सॉलिड चीज है, ठीक है। खिचड़ी एक सेमी सॉलिड चीज है, तो उसको खिचड़ी खिलाएंगे, ठीक है। या फिर लिक्विड डाइट, खिचड़ी नहीं खा पा रहा है तो उसको जूस देंगे कि जूस पियो, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, जूस पिलाएंगे, उसका कंसिस्टेंसी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उस कंसिस्टेंसी चेंज करने से वो क्या हो जाएगा, एक चिकित्सकीय आहार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बीमार आदमी को जूस पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार था वो आहार की स्थिरता को बदलना है। चिकित्सकीय आहार में सबसे पहला प्रकार आहार की स्थिरता को बदलना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वही जो आपको डायरिया वाली बात हम बताएं। तो डायरिया में हम लोग क्या देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, ओआरएस देते हैं, खिचड़ी देते हैं। तो वही एग्जांपल में उसमें क्या होता है कि नॉर्मल फूड खाना का दिक्कत हो जाता है, इसमें नॉर्मल फूड खाना दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी देते हैं, मिल्क देते हैं, फ्रूट जूस देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं, नींबू पानी देते हैं, ठीक है ना। वही सब की बात की गई है। चलिए अब अगले में देखते हैं। अब अगला जो चिकित्सकीय आहार का था वो क्या है, पोषक तत्व सामग्री, ठीक है। अब कैसा पोषक तत्व होना चाहिए, पोषक तत्व का सामग्री क्या होना चाहिए। पहला तो आप उसका कंसिस्टेंसी चेंज कर दिए, ठीक है, स्थिरता जो है उसको चेंज कर दिए। दूसरा क्या करिएगा, पोषक तत्व सामग्री यानी कि कितना पोषक तत्व होना चाहिए उसमें, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पोषक तत्व सामग्री में हम लोग क्या बात करेंगे, पोषक तत्व सामग्री में हम लोग ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट उसको दे रहे हैं उसको कितना, किस न्यूट्रिएंट को कितना बढ़ाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग प्रोटीन शेक ही सब पिलाते हैं, उसको चावल नहीं खिलाएंगे, रोटी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन शेक पिलाएंगे, ठीक है। तो किस न्यूट्रिएंट को कितना बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट को कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है, ठीक है। अब जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसका क्या करेंगे हम लोग, जिसको अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो नमक उसके खाने से कम करना होगा। जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको क्या करेंगे हम लोग, नमक। तो नमक में, नमक भी ऐसा नहीं कि नमक खराब है, ठीक है, नमक में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको हमको क्या देना है, सोडियम कम देना है। जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको क्या देना है, सोडियम कम देना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है उसको हम लोग सॉल्ट कम देते हैं। और जिसको डायबिटीज़ का बीमारी है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, ठीक है। अब फिर वही डायबिटीज़ वाले आदमी को आप देखिएगा कि चावल उन लोग नहीं खाता है, वो लोग रोटी खाता है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और रोटी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ वाले आदमी का हम लोग क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं। फिर तीसरा क्या है, फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक यानी कि तरल पदार्थ का सेवन। तो जो डायरिया होता है जब, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम ओआरएस पियो, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसका बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड बहुत निकल जाता है उसके बॉडी, मतलब तरलता जो होता है उसका बॉडी का, तरल पदार्थ जो होता है वो बॉडी से निकल जाता है। इसलिए जब ओआरएस होता है हम लोग उसको, जब भी उसको डायरिया होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ओआरएस लीजिए। WHO ओआरएस दस्त का पहला उपाय, क्या बोलते हैं, WHO ओआरएस दस्त का पहला उपाय, ठीक है ना। जो उसका कोटेशन है आपका ओआरएस का, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग तरलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगला है, अब जो तीसरा प्रकार है चिकित्सकीय आहार का वो है भोजन के अंतराल और आवृत्ति में संशोधन। अब ये क्या है, अंतराल और आवृत्ति में संशोधन क्या है। अंतराल और आवृत्ति में संशोधन यानी कि पहले हम लोग नॉर्मली कितना घंटा में खाना खाते हैं, हम लोग 2-3 घंटे में खाना खाते हैं, ठीक है। तो 2-3 घंटे में खाना नहीं खाना है, उसको थोड़ा थोड़ा खाना देना है और 8-10 टाइम का स्मॉल मील बनाना है, ठीक है। दिन भर में वो 8-10 बार खाएगा, ठीक है, 3 बार नहीं खाएगा। जैसे हम लोग 3-3, 4-4 घंटा में 3 बार खाता है ना, 3 बार नहीं खाएगा, उसको 8-10 बार खिलाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है। तो थोड़ा थोड़ा खाने से क्या होगा कि उसके लिए भोजन सुपाच्य हो जाएगा और सुपाच्य भोजन खाने में उसको आसानी होगा, ठीक है। तो भोजन के अंतराल और आवृत्ति में शोषण, तो अंतराल में कैसे संशोधन कर दिए कि 2-3 घंटा में नहीं खिला के हम क्या किए,
2-3 घंटा में हम नहीं खिला के उसको 8-10 स्मॉल मील देने लगे, 8-10 स्मॉल मील देने लगे, समझ रहे हैं? 2-3 घंटा में नहीं खिलाए, 8-10 स्मॉल मील देने लगे, समझ रहे हैं? तो चिकित्सकीय आहार में हम लोग 3 प्रकार से संशोधन किए। कैसा? पहले स्थिरता बदले, ठीक है, दूसरा में क्या बदले? भोजन के अंतराल को बदल दिए, ठीक है, और तीसरा में हम लोग क्या देखे थे? तीसरा में हम लोग देखे थे पोषक तत्व को जो हम लोग बदल दिए, ठीक है। तो स्थिरता को बदले, पोषक तत्व को बदले, और तीसरा अंतराल को बदल दिए, ठीक है। स्थिरता बदले, पोषक तत्व को बदले और अंतराल को बदले, तो हमारा चिकित्सकीय भोजन मिल गया। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दे कि विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। 1 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 1 और 3 करेक्ट, ठीक है। क्या है? तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे। अभी इस क्लास में जो भी पढ़े हैं, अगले क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारा काम क्या है? इतना मजदूरी क्यों हो रहा है? इतना मजदूरी इसीलिए हो रहा है कि हम लोग को एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब कुछ प्रमुख बीमारियों को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आहार से संबंधित रोग, ठीक है, क्या क्या रोग होता है आहार से संबंधित? तो सबसे पहला क्या होता है? स्ट्रोक, ठीक है, दूसरा किडनी फेलियर, तीसरा हार्ट अटैक और चौथा हार्ट फेलियर, ठीक है। जिसमें इसमें स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण वसा है, ठीक है, वसा जम गई तो स्ट्रोक लग जाएगा आपको, ठीक है। किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है? डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटिक। तो डायबिटिक वाले को, अगर हमको किडनी फेलियर से बचना है और हमको डायबिटीज है, तो हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का कमी कर देंगे, चीनी नहीं खाएंगे, चावल कम खाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? हार्ट अटैक, वही वसा अगर बढ़ा तो हार्ट अटैक हो जाएगा या हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले है अनुवंशिकता, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है मेरा उच्च रक्तचाप जो है, ठीक है, उच्च रक्तचाप से मेरा क्या क्या होता है? स्ट्रोक होता है, किडनी फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है और हार्ट फेलियर होता है। ये 4 चीज होता है, ठीक है ना। उच्च रक्तचाप से मेरा क्या हो सकता है? ये 4 चीज हो सकता है हमको। सबसे पहली बीमारी जो आहार संबंधी है वो उच्च रक्तचाप है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब इस उच्च रक्तचाप का कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी हो सकता है, ठीक है, हेरिडिटी हो सकता है। दूसरा मोटापा हो सकता है और तीसरा क्या हो सकता है? तनाव, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। आगे चलते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? उच्च रक्तचाप का, ठीक है, खाना गलत खाए, आपको उच्च रक्तचाप हो गया, ठीक है, आपको उच्च रक्तचाप हो गया, खाना गलत खाए, तो इसका आप सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप वजन घटाइए, अपना वजन घटाइए, ठीक है। फिर सोडियम की खपत को सीमित करना है, ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ऊपर से नमक नहीं खाना है, ठीक है। तो सोडियम की खपत को क्या करेंगे? सीमित कर देंगे। तीसरा क्या है कि कैल्शियम का सेवन जो है उसको बढ़ा देंगे, ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे, ठीक है ना। और चौथा क्या है? पर्याप्त मात्रा में फल खाने का, ठीक है, फल खाएंगे जो पोटेशियम को संरक्षित करता है। पोटेशियम को संरक्षित करने की क्या जरूरत है? पोटेशियम को संरक्षित करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये मदद करता है, कहाँ मदद करता है? हाइपरटेंशन कम करने में, उच्च रक्तचाप को कम करने में, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि जितना हम फ्रूट्स खाएंगे वो पोटेशियम उससे मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो पोटेशियम को संरक्षण करने की जरूरत है, कैल्शियम का सेवन करने की जरूरत है और सोडियम को कम करने की जरूरत है, नमक ऊपर से नहीं खाएंगे, ठीक है, और वजन घटाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो बीमारी है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है?
ठीक है, रक्त धाराओं को, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज मेड इन लीवर एंड सेंट थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। लीवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल, कहाँ बनता है कोलेस्ट्रॉल? तो लीवर में बनता है, ठीक है। और ये रक्त धाराओं से बॉडी के सभी पार्ट में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमेशा हम लोग बहुत बैड टर्म्स में सोचते हैं, कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, खराब होता है, खराब होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब नहीं होता है, उसका कुछ काम भी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? सबसे पहला हार्मोन निर्माण करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? मोल्ड शीट, जो तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब जो तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करते हैं, वैसे मोल्ड शीट बनाने में भी इसका कोलेस्ट्रॉल का काम आता है, ठीक है। तंत्रिका तंतु क्या होता है? नर्व फाइबर, ठीक है। तो इस सब को हम लोग और डिटेल में कब देखेंगे? जब हम लोग एक एक पोषक तत्व को इंडिविजुअली डील करेंगे और उसका बायोकेमिस्ट्री को डील करेंगे, तब हम लोग उसको इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो हम लोग देख लिए क्या क्या काम है इसका। हार्मोन का निर्माण करना और मोल्ड शीट, जो तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करते हैं, ठीक है, उसका निर्माण करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और क्या काम है इसका? तो मजबूत कोशिका झिल्ली बनाता है, ये सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है, ठीक है। अब जिसका सेल मेम्ब्रेन मजबूत नहीं होता, उसको देखिएगा बहुत जल्दी हर्निया का बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। तो उस सब बीमारी से बचाता है, क्या करता है? मजबूत कोशिका झिल्ली बनाता है। फिर अगला क्या है? वसा को बचाने के लिए, पित्त अम्ल बनाने के लिए यकृत द्वारा उपयोग, ठीक है। यूज बाय लीवर टू मेक बाइल एसिड्स फॉर डाइजेस्टिंग फैट, ठीक है। तो वसा को पचाने के लिए जो लीवर है वो बाइल एसिड, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। तो उसको बनाने में भी ये कोलेस्ट्रॉल हमको हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के हम लोगों ने कार्य देख लिया। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कार्य एमसीक्यू में पूछे तो अब आप बता सकते हैं। चलिए आगे। अब उसका नकारात्मक काम हम लोग तो सुनते ही रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब होता है। क्या खराब है भाई इसका? देखें नकारात्मक प्रभाव थोड़ा देखें, ठीक है। धमनी की भीतरी दीवारों पर पट्टिका का विकास, ठीक है। तो धमनी यानी कि ब्लड वेसल जो होता है ना, उसकी दीवारों में ये पट्टिका बना देता है, ठीक है, जिससे ब्लड वेसल नैरो हो जाता है। तो ब्लड वेसल अगर नैरो हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अब इसको मोटर से आप समझिए कि अगर आपका पाइप जो है वो जम जाए, अगर आपका पाइप जम जाए तो क्या करना पड़ेगा? आपके मोटर को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा पानी चढ़ाने के लिए। तो हार्ट क्या है मेरा? हार्ट भी एक तरह का मोटर है, ठीक है ना। हार्ट मेरा एक तरह का मोटर है। तो अगर मेरी धमनियां जम जाएं, उसमें पट्टी उट्टी जम जाए तो क्या होगा? मेरी हार्ट को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तो उसे हार्ट फेल्यूर का खतरा होता है। अगला क्या है? वही धमनियों को हल्का करता है और हार्ट अटैक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कर्क रोग यानी कि कैंसर। तो अमेरिका में क्या होता है कि बहुत लोग फैट डाइट खाता है, ठीक है। अमेरिका में बहुत आदमी लोग बहुत फैट डाइट खाता है, ठीक है। सुअर सब खा जाता है उन लोग, ठीक है ना। तो उससे उन लोग को क्या होता है? पेट का कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट का कैंसर हो जाता है। फैट डाइट जब बढ़ जाएगा, ठीक है, जब फैट बढ़ जाएगा तो पेट का कैंसर हो जाएगा और स्तन का कैंसर भी होता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ठीक है, कैल्शियम का अगर कम सेवन करने से, ठीक है, और ज़्यादा व्यायाम करने से, ठीक है, और विटामिन डी भी कम खाने से, सूरज का रोशनी कम लेने से, ठीक है, क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। जैसे बूढ़ा लोग को हम लोग देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, कि कैल्शियम कम खाने से, कैल्शियम का कम सेवन करने से, दूध कम खाइएगा, ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? हड्डी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अगर विटामिन सी कम लीजिएगा तो विटामिन सी क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है, तो उससे भी आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सैलिक अम्ल जो स्पाइनच में होता है, स्पाइनच मतलब होता है आपका साग, साग को हम लोग क्या बोलते हैं? साग को हम लोग बोलते हैं स्पाइनच, ठीक है। तो साग में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। और फाइटिक एसिड किस में होता है? होल ग्रेन में होता है। होल ग्रेन यानी कि बाजरा, ज्वार, ठीक है। होल ग्रेन का एग्जांपल हुआ बाजरा, ज्वार, ये हुआ आपका होल ग्रेन का एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है?
ऑक्सैलिक एसिड भी कैल्शियम में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल जो कि साग में होता है, और फाइटिक अम्ल, ठीक है, जो कि आपका बाजरा ज्वार में होता है, वो भी कैल्शियम को अवशोषित करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को कैल्शियम तो पहले अच्छी मात्रा में लेना ही चाहिए, साथ में विटामिन डी, विटामिन सी, ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड भी लेना पड़ेगा, ताकि हमको ऑस्टियोपोरोसिस से हम बचे रहें। ठीक है, तो हमारा जैसा कि पहला टॉपिक था आज का, तो पहला टॉपिक हो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और आप हमारी संस्था पतंजलि आईएएस एकेडमी से जुड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे के टॉपिक्स को भी देखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसा कि इस टॉपिक को अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है, तो इससे अगले क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएँ, ठीक है। तो आप पतंजलि आईएएस एकेडमी से जुड़िए और होम साइंस की क्लास कीजिए। धन्यवाद।